हेलो एवरीवन, सो यू वाचिंग हिमालयन डेविल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो इस बार हमारा काफ़िला पहुँच चुका है बनारस, जिसे हम काशी और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी की यात्रा के बिना शायद आपकी भारत यात्रा अधूरी हो सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी हज़ारों सालों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। विश्व को दिशा देने का काम इसी शहर ने किया है। इसका महत्व तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की खोज भी यहीं काशी में ही हुई है। अगर दिल्ली से वाराणसी की बात की जाए आने के लिए, तो दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए यूँ तो बस, ट्रेन और हवाई तीनों सुविधाएं हैं, पर आप कम लागत में अगर यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन माध्यम आपके पास ट्रेन का है। वैसे अगर मैं कहूँ तो मैंने अपनी ये पर्सनल जो यात्रा थी बनारस की, ये मैंने लखनऊ से शुरू की थी। तो चलिए अब आपको बनारस के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। बनारस का नया नाम वाराणसी है, जो दो नदियाँ वरुणा और असी के बाद इन शहरों से होकर गुजरती है। तो इन दोनों नदियों के विलय से बनारस नाम पड़ा। यूँ तो कई छोटी और बड़ी नदियाँ इस शहर से होकर गुजरती हैं, लेकिन इन दोनों नदियों का शहर से अलग लगाव है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भी बनारस के राजा विभूति नारायण सिंह थे। आज़ादी के बाद जब विभिन्न रियासतों का विलय किया जा रहा था, तब महाराजा विभूति नारायण ने अपनी रियासत के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और उसी के बाद यानी आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश बना, तो टिहरी, गढ़वाल, रामपुर और बनारस की रियासतों को इसमें मिला दिया गया। और ऐसे में 24 मई 1956 को शहर का नाम बदलकर वाराणसी रख दिया गया। तो वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध नाम तो वैसे बनारस ही है, जैसा कि हम सब जानते हैं, पर मुगलों और फिर अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसका नाम बनारसी था। दरअसल इसका नाम पाली भाषा में शायद बनारसी भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ फिर से बनारस हो गया था कुछ अरसों बाद। जहाँ तक बनारस का संबंध है, यह वानर नाम के राजा से जुड़ा है, जो मोहम्मद गौरी के हमले के दौरान यहाँ मारा गया था। कहा जाता है कि यहाँ के जीवन के रंगों को देखकर मुगलों ने यह नाम रखा और इसी नाम से इसको पुकारते रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है, और इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन में एक बार किसी को बनारस या वाराणसी की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे हम बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी तो हम कहते ही हैं, पर शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सतपुरियों में शामिल भी किया गया है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहांत पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश कराते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी से अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहाँ रहते हैं, और इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। वैसे तो बनारस शहर में काफ़ी सारे घाट हैं, पर उनमें से सबसे जो प्रमुख घाट हैं वो हैं दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट। तो आइए आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट है, जो कि एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध घाट का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है, जहां पर कई तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी की इस आरती को देखने अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा खास अनुभव होता है, जो मैंने भी यहाँ पे फील किया। शायद उन चीज़ों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा जब भी आप वाराणसी की यात्रा करने आएँ तो दशाश्वमेध घाट ज़रूर देखने आएँ। तो अब दूसरे घाट यानी अस्सी घाट के बारे में आपसे कुछ रोचक तथ्य शेयर करते हैं। अस्सी घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें आपको कि अस्सी घाट अस्सी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है।
अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से अस्सी घाट की सैर ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका घाट, जिसको अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में भी माना जाता है। इस घाट को देखने जाना शायद अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और चौंकाने वाला अनुभव है। तो चलिए अब बात करते हैं वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो अगर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि वाराणसी जाने के लिए अच्छा समय क्या है, तो बता दें, अगर आप वाराणसी की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक के महीने में ज़रूर जाएं, क्योंकि इन महीनों में वहाँ का मौसम यात्रा के लिए बहुत अनुकूल होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है और यह उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। और अगर अब बात करें बनारस के खान पान की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस शहर के क्षेत्र के लोकप्रिय व्यंजनों में आपको दम आलू, आलू टिक्की, कचौड़ी, पानी पूरी, जलेबी, रबड़ी और बनारसी केकन जैसी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपको बता दूँ कि अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो बनारस के मशहूर पान का स्वाद भी ज़रूर चखें, क्योंकि वाराणसी में मिलने वाले पेय पदार्थ में यहाँ की मशहूर ठंडाई भी बहुत ज़्यादा खास है, जिसमें भांग भी मिलाई जाती है। और इसके अलावा भरपेट भोजन खाने के लिए यहाँ तमाम तरीके के रेस्टोरेंट हैं जो काफ़ी कम दामों में आपको भोजन परोसते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ अलग स्वाद लेना चाहते हैं तो बनारस के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप बात करें यहाँ बनारस में ठहरने की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी धर्मशालाएँ हैं, होटल्स हैं, काफ़ी सारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं जो कि आपको उचित दामों पे मिल जाएंगे। पर आपके लिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जयपुरिया धर्मशाला को ज़रूर देखें, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दशाश्वमेध घाट के निकट गोदुलिया चौराहे के पास में स्थित है और यहाँ पे पूरा आपको सात्विक भोजन की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आप श्री रामकृष्ण मिशन की अतिथिशाला के बारे में भी पता कर सकते हैं। ये धर्मशाला भी काफ़ी अच्छी धर्मशालाओं में से एक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपने बनारस के एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि आपकी बनारस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और दूसरे सफ़रनामा पे, अगली यात्रा पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।